हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री एम जी राजपूत, मुकेश गोकुल सिंह राजपूत की ओर से सभी छात्रों को, छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादा दादी को प्रणाम, नमस्ते। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी प्रणाम। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के साथ साथ और अन्य ज्ञानवर्धक, आरोग्यवर्धक ज्ञान का भंडार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। इस YouTube चैनल को देखने वाले छात्र एवं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए शब्द, यह टॉपिक शुरू करने से पहले शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा इस प्रकार: एक सार्थक अक्षर को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाली वह सार्थक ध्वनि जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह शब्द कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गांव, घर, मनुष्य, राम, पुस्तक, लड़का, पानी, कंगन, आनंद, स्वर्ग, सुंदर आदि। ऊपर के शब्द सार्थक अक्षरों के समूह से बने हैं, इसलिए ये शब्द है। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान में रखना है, एक सार्थक अक्षर भी शब्द कहलाता है। फिर से एक बार दोहराता हूं, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है, एक सार्थक अक्षर भी शब्द कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं, तू आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द के उदाहरण और शब्द के बारे में महत्वपूर्ण बात भी बताई। अब हम अगले टॉपिक में शब्दों का वर्गीकरण, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण में हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं और साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के इस चार्ट में शब्द के प्रमुख दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द जिसे सव्ययी भी कहते हैं, दूसरा अविकारी शब्द जिसे अवयव भी कहते हैं। अब दोस्तों इन्हीं दो प्रमुख भेदों में, प्रकारों में उपभेद या उपप्रकार भी आते हैं। तो हम सबसे पहले विकारी शब्द सव्यव के अंतर्गत आने वाले भेद, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो विकारी शब्द के भेद कुल 4 है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा
विशेषण, चौथा क्रिया। अब इन विकारी शब्द के इन चार भेदों के भी उपभेद होते हैं। तो हम बारी बारी से वह उपभेद भी देखेंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहले चार्ट को यदि आप देखते हैं और मेरी बात को यदि सुनते हैं तो संज्ञा, यह पहले भेद में कुल 5 उपभेद है। तो संज्ञा के 5 उपभेद इस प्रकार: 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 समूहवाचक संज्ञा। अब विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम। अब सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले उपभेद कुल 7 उपभेद हैं। तो सर्वनाम का पहला उपभेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आदर सूचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 नंबर पर संबंध वाचक सर्वनाम और 7 पर निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार विकारी शब्द का तीसरा भेद विशेषण के अंतर्गत 4 उपभेद आते हैं। तो विशेषण के 4 उपभेद इस प्रकार: पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब विकारी शब्द का चौथा भेद प्रकार में कुल मिलाके 5 उपभेद आते हैं। तो क्रिया के 5 उपभेद इस प्रकार: पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और 6 नंबर पर सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से विकारी शब्द के 4 भेद और उसके अंतर्गत आने वाले उपभेद की जानकारी हमने चार्ट के माध्यम से देखी भी और सुनी भी। अब शब्द के प्रमुख 2 भेदों में विकारी शब्द और अविकारी शब्द है। तो अब हम अविकारी शब्द अवयव के अंतर्गत आने वाले उपभेद की जानकारी लेंगे। तो अविकारी शब्द अवयव के उपभेद: सबसे पहला है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है संबंध सूचक अवयव, तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने शब्दों का वर्गीकरण का जो चार्ट है उसमें हमने शब्द, उसके प्रमुख 2 भेद विकारी शब्द और अविकारी शब्द और साथ ही साथ उनके भेद के अंतर्गत आने वाले उपभेदों की जानकारी हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में विकारी शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द की परिभाषा इस प्रकार: जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन, बदल या व्यय अथवा विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द सव्यय कहते हैं। तो हम उदाहरण के
तौर पर वाक्य सुनना चाहेंगे। पहला वाक्य, मैंने अच्छा आम खाया। दूसरा वाक्य, मैंने अच्छे आम खाए। तीसरा वाक्य, मैंने अच्छी किताब पढ़ी। ऊपर के वाक्य में अच्छा, अच्छे, अच्छी शब्दों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन अथवा बदल, व्यय अथवा विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर और समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बालक से बालिका। दूसरा उदाहरण, बालक से बालकों। तीसरा उदाहरण, पढ़ना से पढ़ा, पढ़े, पढ़ूं, पढ़ी। चौथा उदाहरण, काला से काले, कालों, काली आदि। ऊपर के वाक्यों में लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल अथवा विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये विकारी शब्द है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से हमने विकारी शब्द को जानने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में विकारी शब्द के भेद मतलब प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शब्द के प्रमुख भेद में पहला प्रमुख भेद विकारी शब्द के 4 उपभेद है। कुल कितने उपभेद है? 4 उपभेद है। पहला भेद संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब हम संज्ञा के बारे में सबसे पहला भेद जो है विकारी शब्द में संज्ञा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, जिसे व्याख्या भी बोलते हैं, इस प्रकार जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, काम, पदार्थ आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संक्षिप्त उदाहरण हम समझने का प्रयास करेंगे। मुकेश, गाय, दूध, घर, सुख, बचपन, दल आदि ऊपर दिए गए शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने संज्ञा की परिभाषा एवं उसके संक्षिप्त उदाहरणों की जानकारी यहां पर हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, संज्ञा के भेद, प्रकार। संज्ञा के कुल 5 भेद है, 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा
दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम संज्ञा के भेद में सबसे पहला उपभेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में जिज्ञासा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार, जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वह संक्षिप्त वाला उदाहरण पहले देखेंगे। जैसे कि श्याम, गोदावरी, पूनम, प्रेमचंद, राधा, सोनल, स्वराज आदि। अब ये व्यक्ति के बारे में हुए। अब हम स्थान के संक्षिप्त उदाहरण देखेंगे, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, पूना, मुंबई, नासिक, गुजरात, लोनखेड़ा। इसी प्रकार अगले हम उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं, हिमालय, विंध्याचल, रामचरितमानस, लोक भारती। वैसे ही गंगा, यमुना, तापी, साबरमती, गोदावरी। वैसे ही और उदाहरण दे सकते हैं, एवरेस्ट, धवलगिरी आदि पर्वत चोटियां। वैसे ही रेलवे गाड़ियों का नाम अथवा सड़कों के नाम, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों से किसी विशेष एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम उदाहरण के तौर पर वाक्य में जानने का इसे प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य, गणेश बुद्धिमान है। दूसरा, तापी नदी को पवित्र माना जाता है। तीसरा वाक्य, नासिक शहर का वातावरण अच्छा है। चौथा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। साथ ही साथ पुरुषोत्तम नगर यह एक आदर्श नगरी है। ऊपर दिए गए वाक्य में गणेश, तापी, नासिक, हिमालय, साथ ही साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम नगरी शब्द विशेष एक ही व्यक्ति, स्थान का बोध
कराते हैं, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उसके संक्षिप्त उदाहरण और वाक्य के माध्यम से विस्तृत उदाहरणों की जानकारी हासिल। दोस्तों अगले टॉपिक में हम जातिवाचक संज्ञा, यह दूसरा भेद, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम संक्षिप्त में भी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर वस्तु का उदाहरण लेंगे, जैसे पुस्तक, अखबार, कलम आदि। प्राणी के उदाहरण जैसे कि मनुष्य, आदमी, श्री, लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली, सिंह जिसे हम शेर भी कहेंगे, तोता, चूहा आदि। स्थान के उदाहरण जैसे कि गांव, शहर, बगीचा, बाजार, स्टेशन, सड़क, मकान, नदी, पर्वत आदि। इन शब्दों में एक ही प्रकार के वस्तु, प्राणी, स्थान या एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब हम उदाहरणों में विस्तृत रूप से उदाहरण जैसे कि वाक्य के रूप में उदाहरण देखेंगे, सुनेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य है: हिंदुस्तान में अनेक पर्वत है। दूसरा उदाहरण: शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा उदाहरण: कोमल नदी की तरफ गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में पर्वत, शहर, नदी शब्द से विशिष्ट वस्तु का बोध नहीं होता। किसी भी पर्वत, शहर, नदी जैसे वस्तु के लिए लागू होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण संक्षिप्त में और वाक्य के रूप में उदाहरण सुनते हुए, देखते हुए विस्तृत जानकारी हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में संज्ञा के उपभेद में तीसरा उपभेद है भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द संज्ञा शब्द से पदार्थ, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण, भाव, दोष, धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु, पदार्थ के गुण या धर्म या
दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणों में हम संक्षिप्त में भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि गुण, इसके उदाहरण हिम्मत, चतुराई, अच्छाई, बुराई, बुद्धिमानी, सज्जनता, वीरता, साहस, कायरता, मूर्खता, कुशलता, सच्चाई आदि। भाव के उदाहरण जैसे कि दया, प्रेम, अहिंसा, ममता, अपनापन, हमदर्दी, मनुष्यता आदि। दशा के उदाहरण जैसे कि अमीरी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्बलता, मित्रता आदि। ऊपर दिए गए शब्द से किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु का गुण, भाव या धर्म या दशा अथवा बोध होता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। उदाहरणों में हम वाक्य के रूप में भी उदाहरण सुनेंगे, देखेंगे। सबसे पहला वाक्य, बच्चों में नम्रता का होना जरूरी है। दूसरा वाक्य, मानवता धर्म का पालन कीजिए। तीसरा वाक्य, सरकार दरिद्रता को हटाना चाहती है। चौथा वाक्य, बुढ़ापे की वजह से वह कमजोर बना है। ऊपर दिए गए वाक्य में नम्रता, मानवता, दरिद्रता, बुढ़ापा ये शब्द किसी पदार्थ, वस्तु का गुण या भाव अथवा धर्म भी स्पष्ट करते हैं, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, साथ ही साथ संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरणों की जानकारी हासिल की। अगले सत्र में हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस YouTube चैनल को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। फिर से एक बार हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत, MG राजपूत की ओर से सभी छात्रों को एवं दर्शकों को नमस्ते। और साथ ही साथ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस ज्ञान के भंडार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार आज के इस सत्र में सभी छात्रों को एवं दर्शकों को मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।